अहमदाबाद प्लेन क्रैश के लिए कौन जिम्मेदार है, पायलट्स या कोई फेल हुई तकनीक? आज के शो में इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि हादसे के महीने भर बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में जितने सवालों के जवाब दिए गए उससे ज़्यादा तो अनुत्तरित छूट गए हैं। रिपोर्ट में दर्ज फ्यूल स्विच का तिकड़म क्या है, ये भी समझेंगे। जानेंगे कि पायलट्स के संगठनों ने इस रिपोर्ट का विरोध क्यों किया है और सबसे ज़रूरी, इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स का रुख क्या है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और अब आगे क्या होता हुआ दिख रहा है। बात चीन गए विदेश मंत्री की भी होगी। क्या भारत और चीन के बीच बर्फ पिघल रही है? पहलगाम पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कह दिया कि पॉलिटिकल भूचाल आ गया? राष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसदों को मनोनीत करने के बाद अब राज्यपालों को भी नियुक्त किया है। नए माननीयों के बारे में जानेंगे कि कैसे धरती पर वापस लौट रहे हैं शुभांशु शुक्ला। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bector, Sensodyne K and Bajaj Freedom. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. 12 जून 2025 का दिन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी और उड़ान के चंद सेकंड्स के भीतर प्लेन क्रैश हो गया। पिछले 4 दशकों में इंडियन एविएशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। महीने भर बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में? 15 पन्नों की ये रिपोर्ट कहती है कि दोनों इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए, यानी इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो गया और प्लेन ने पावर खो दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या तुमने फ्यूल स्विच कट कर दिया? दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इन सब के बीच 14 जुलाई को एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन का बयान आया। वो बोले कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में ऐसा नहीं पाया गया कि विमान में कोई मैकेनिकल या मेंटेनेंस संबंधी गड़बड़ी थी। कैम्पबेल का बयान तब आया जब पायलट्स के संगठन इस जांच रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट के जरिए पायलट्स को अपराधी की तरह दिखाया जा रहा है। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन यानी ICPA ने 13 जुलाई को कहा कि रिपोर्ट को आधार बना करके एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। विमान उड़ा रहे पायलट सुमित सभरवाल और क्लाइव कुंदर के खिलाफ असंवेदनशील बातें कही जा रही हैं। AI-171 के क्रू ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया, उन्हें विलेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ALPAI ने कहा कि रिपोर्ट की टोन पक्षपाती है, ये पायलट्स की गलती की ओर इशारा कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी तरह की कयासबाजी नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष और तथ्य आधारित जांच होनी चाहिए। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान भी चर्चा में है। वो बोले कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। ऐसे में कुछ ज़रूरी सवाल उठते हैं। ये स्विच कैसे मूव हुए और क्यों हुए? क्या ये ह्यूमन एरर था या कुछ और? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले समझते हैं कि फ्यूल स्विच होता क्या है। सबसे पहली बात, ये स्विच मैनुअल होते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल या एवियोनिक्स इन्हें मूव नहीं कर सकता। इनके ज़रिए इंजन में फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि गलती से इन फ्यूल स्विच को मूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इन स्विचेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रैकेट बने होते हैं, एक स्टॉप लॉक मैकेनिज्म अलग से होता है। ऐसे में अगर इन स्विच को रन से कट ऑफ पोजीशन में या पोजीशन कट ऑफ से रन में लेकर के जाना है तो पायलट्स को इन्हें उठाना पड़ता है मैन्युअली। रिपोर्ट बताती है कि ये स्विच ज़्यादातर तब मूव किए जाते हैं जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर होता है, उड़ान भरने से पहले इंजन स्टार्ट करने के लिए और लैंडिंग के बाद इंजन बंद करने के लिए। उड़ान के दौरान इन स्विच को बदलने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी इंजन में खराबी आ गई हो और फ्लाइट की सेफ्टी के लिए उसे बंद करना ज़रूरी हो। मॉडर्न एयरक्राफ्ट घंटों घंटों तक एक इंजन के सहारे उड़ान भर सकते हैं। कुल मिलाकर कहना यही है कि फ्यूल स्विच कोई खिलौना नहीं है, इनका स्टेटस चेंज करने के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल है। अब जानते हैं कि शुरुआती जांच रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। राय बटी हुई है, कुछ का कहना है कि ह्यूमन एरर हुई हो सकती है, कुछ कह रहे हैं कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है।
मसलन एक पूर्व एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जांचकर्ताओं के पास हादसे की संभावित वजह है, लेकिन बहुत सारे सवाल अब भी बाकी हैं। असली जांच तो अब शुरू हुई है। पूर्व जांचकर्ता ने आगे कहा, एक एयरक्राफ्ट एक कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। किसी हादसे की जांच की असली वजह पता लगाने में ढेर सारी मेहनत और समय लगता है। ऐसा बहुत दुर्लभ है कि किसी विमान हादसे की कोई एक वजह हो। ज़्यादातर समय एक से ज़्यादा वजहें होती हैं, कई बार ये एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं। इसी तरह एक और सीनियर पायलट ने अखबार को बताया कि कोई भी पायलट उड़ान के बीच में फ्यूल स्विच का स्टेटस नहीं बदलेगा, वो भी तब जब विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो, और अगर करना भी होगा तो दोनों पायलट शामिल होंगे। ऐसे में जांचकर्ताओं को ये देखना चाहिए कि कहीं इलेक्ट्रिक या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से तो फ्यूल स्विच का स्टेटस नहीं बदल गया। हालांकि शुरुआती जांच रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट और इंजन बनाने वाली कंपनियों को कोई सलाह नहीं दी गई है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि जांचकर्ता अभी के लिए किसी इलेक्ट्रिक या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की ओर नहीं देख रहे हैं। रिपोर्ट में एक और ज़रूरी बात का जिक्र है। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की साल 2018 की रिपोर्ट का जिक्र इसमें है, जिसमें कहा गया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में इनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि ये रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने इस संबंध में कोई निरीक्षण नहीं किया। हालांकि कंपनी ने साल 2019 और 2023 में फ्यूल कंट्रोल स्विच वाले थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदले थे, ये बात सही है, लेकिन इस बदलाव की वजह फ्यूल स्विच नहीं थे। इधर कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद पायलट्स की गलती की वजह से ये हादसा हुआ हो। अमेरिका के कैप्टन स्टीव साइबनर, भारत के कैप्टन मोहन रंगनाथन और यूके के पूर्व पायलट मार्को चैन ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पायलट्स की मेडिकल हिस्ट्री पर नज़र डालनी चाहिए। इन सब के बीच की जानकारी भी सामने आई है कि फ्लाइट से पहले दोनों पायलट्स को पूरा आराम मिला था। साथ के साथ सुमित सभरवाल के पास जहां बोइंग 787 को ही उड़ाने का 8,500 घंटों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था, वहीं क्लाइव कुंदर के पास भी 1000 से ज़्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव था। एविएशन में इसे पर्याप्त से ज़्यादा समय माना जाता है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक और एयर इंडिया के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई है। अमेरिका, यूके और कनाडा के एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। 15 पेज की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। मसलन CVR स्क्रिप्ट में इस बात का साफ साफ जिक्र क्यों नहीं है कि किस पायलट ने क्या कहा, दोनों पायलट्स के बीच में और क्या बातें हुई, सिर्फ 2 बातें ही क्यों रिलीज की गई, शुरुआती जांच रिपोर्ट को आधी रात के बाद क्यों रिलीज किया गया, रिपोर्ट की रिलीज के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई। रिपोर्ट बताती है कि क्रैश के बाद फ्यूल स्विच का स्टेटस रन मोड में मिला, लेकिन रिपोर्ट ये नहीं बताती कि कट ऑफ में जाने के बाद ये स्विच वापस से रन मोड में कैसे आए। रिपोर्ट में बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक को कोई सलाह क्यों नहीं दी गई। इन सवालों के अलावा एक और ज़रूरी बात है, जांच टीम में तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अलावा एक और विशेषज्ञ शामिल किया गया, एविएशन साइकोलॉजिस्ट। एविएशन साइकोलॉजिस्ट ने कई विमान दुर्घटनाओं के कारण पता लगाने में मदद की है। मसलन जर्मनी के ड्यूसलडॉर्फ एयरपोर्ट पर साल 2015 में हुआ हादसा। ज़्यादातर समय विमान हादसों की जांच में एविएशन साइकोलॉजिस्ट को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि वो पायलट्स के बीच के कम्युनिकेशन, उनके तनाव और थकान जैसे पहलुओं का विश्लेषण कर सकें। हालांकि इस हादसे के संबंध में ये साफ नहीं है कि एविएशन साइकोलॉजिस्ट को क्यों शामिल किया गया है। क्या ये प्रोटोकॉल के तहत किया गया या फिर किसी विशेष पहलू पर नज़र डाली जा रही है, इस सवाल का जवाब भी अभी नहीं मिला है। इन सबसे इतर सोशल मीडिया पर अलग हंगामा मचा हुआ है। AI से बनाए गए फेक वीडियोस और रिपोर्ट्स वायरल हो रहे हैं। किसी में कहा जा रहा है कि कैप्टन की सीट डिसलोकेट हो गई, कोई कह रहा है कि बारिश हो रही थी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इन सब अफवाहों का खंडन कर रहा है। ये बताता है कि जब आधिकारिक सूचना नहीं आती तो अफवाहें कैसे जंगल की आग की तरह फैलती हैं। आधी रात के बाद रिपोर्ट जारी करना और कोई सवाल भी न लेना, क्या ये करना ज़रूरी था? उम्मीद है कि इन सब सवालों के जवाब देर से ही सही मिलेंगे। और अभी ये खबर आई है कि DGCA ने 21 जुलाई तक बोइंग के विमानों के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच के आदेश दिए हैं। देखते हैं क्या निकलता है। बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर फिलहाल चीन के दौरे पर हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद
पहली बार एस जयशंकर चीन पहुंचे हैं। बीजिंग में उन्होंने सबसे पहले उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की, एक्स पर तस्वीर शेयर की, शंघाई सहयोग संगठन में चीन की अध्यक्षता को लेकर के भारत का समर्थन जताया। लिखा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ है। पिछले अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा कि इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। पिछले कुछ महीनों में भारत चीन के रिश्तों में नरमी आई है। जयशंकर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए ने भी हाल ही में चीन का दौरा किया था। उसके अलावा चीन ने कोविड-19 के बाद 6 वर्षों से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि दलाई लामा को लेकर के मतभेद अभी भी कायम है। विदेश मंत्री की बात करें तो वो 15 जुलाई को एससीओ देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। अब बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान की करते हैं। उन्होंने सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने माना कि ये सुरक्षा में हुई चूक थी। सवाल था कि क्या पहलगाम हमले ने इस धारणा को तोड़ दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हो रहा है। तो वो बोले कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा गया। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, जो कि बिना किसी डाउट के एक सुरक्षा चूक थी। ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला था। एनआईए ने इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस बयान पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि आखिरकार 82 दिनों बाद उन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। ऐसा करके वो दिल्ली में किसे बचा रहे हैं। अभी कितने दिन, हफ्ते या महीने लगेंगे जवाबदेही तय करने और इस्तीफा देने में। जबकि एनडीटीवी से बातचीत में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर उपराज्यपाल ने अपनी गलती स्वीकारी है। जो हुआ उसने हमें युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। अगली सुर्खी, राष्ट्रपति ने बीते दिनों राज्यसभा के लिए सांसद मनोनीत किए थे। अब राज्यपाल नियुक्त होने की घोषणा आई है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का और अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अब कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल होंगे। थोड़ा नवनियुक्त माननीयों के बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष सीनियर पॉलिटिशियन, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1944 में हावड़ा में जन्मे। कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बाद के कई साल तक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। गोवा के नवनियुक्त राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू। तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के शाही पुसापति परिवार में पैदा हुए अशोक गजपति 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। लद्दाख के नवनियुक्त उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद संभाला था। लगातार 3 बार जम्मू के मेयर भी वो चुने गए थे। अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला अब धरती पर वापस आ रहे हैं। शेड्यूल के अनुसार वो अपनी टीम के साथ कल यानी 15 जुलाई की दोपहर धरती पर उतरेंगे। एक्सियम 4 मिशन 25 जून को फ्लोरिडा से शुरू हुआ था। शुभांशु इस मिशन में पायलट हैं। उन्हें नासा और इसरो के बीच हुए समझौते के तहत चुना गया था। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसरो ने शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस मिशन से मिले अनुभव को इसरो 2027 में शुरू होने वाले अपने मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान में मदद करेगा। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 13 जुलाई को एक विदाई समारोह रखा गया था, जहां शुभांशु शुक्ला ने जो कहा वो खूब चर्चा में रहा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।